जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। ठंडक तो इसमें कुछ ज़्यादा पड़ने लगी है, इसलिए ठंडक से आप लोग क्या करें, बच के रहें, थोड़ा सा बच के रहें और घर पे रह करके जहाँ तक हो सके ऐसा संभव आप लोग घर में ही रहें, घर में रह करके पढ़ाई को खाली जारी रखें। चलिए हम आगे आज देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी का प्रकाश का चैप्टर देख रहे हैं। उसमें अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश में दर्पण क्या होता, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, भिन्न भिन्न स्थितियों में बिंबों को लेकर के हम लोग उनका प्रतिबिंब क्या किया अब तक ज्ञात किए ना। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग ना। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले तो जो क्या नाम होता है, मोटर गाड़ियां होती हैं उनके जो हेडलाइट्स होते हैं ना, अग्रदीप जिन्हें कहा जाता है, अग्रदीपों में क्या करते हैं हम लोग करते हैं, अग्रदीपों में करने से क्या होता है, ये जो बल्ब होता है, बल्ब से निकलने वाले प्रकाश के किरणों को क्या करता है, एक जगह ला करके क्या करता है, फोकसित कर देता है, जिससे क्या होता है, रास्ता हमको स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो पहला तो कहाँ होता है, पहला उपयोग कहाँ होता है, वाहनों के अग्रदीपों में, वाहनों के अग्रदीपों में, अग्रदीपों में होता है, अग्रदीपों में पहला उपयोग हो जाएगा। दूसरा क्या करता है, जो डेंटिस्ट होता है ना, दांत का जो डॉक्टर होता है, वो अवतल दर्पण का क्या करता है उपयोग, दांत में सड़न आदि को देखने के लिए क्या करता है, वो उसका यूज करता है, उसको यूज करता है। उसका जब क्या करता है, आंख में मुंह में जब वो क्या करता है, अवतल दर्पण को लगाता है तो दांत का बड़ा प्रतिबिंब उसमें बन जाता है और उसमें जो कमियां होती है उसको स्पष्ट दिखाई दे देती है ना। तो पहला क्या होता है, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में। तीसरा क्या होता है, तीसरा उपयोग इसका होता है कि जो सोलर आपको सौर ऊर्जा ना, सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा का जहां हमको सौर ऊर्जा का उपयोग करना होता है, सौर ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करने के लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ना। तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करने में, एक जगह फोकसित करने में, एकत्रित करने में ना, फोकसित करने में, तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, दो तीन उपयोग इसका याद करके रखेंगे आप। ऐसे ही फिर होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग को देखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ पे होता है, जो वाहन आपके होते हैं, वाहनों में क्या होता है, साइड मिरर लगा होता है ना, तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका होता है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हम लोग समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि समतल दर्पण क्या होता है, सीमित एरिया के चित्र को क्या करता है, भेजता है उसमें, जबकि जो उत्तल दर्पण आपका होता है, उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, एरिया अधिक कवर करता है ना, अधिक एरिया को कवर करके क्या करता है, उसका प्रतिबिंब हमारे पास भेजता है, जिससे क्या होता है, हमको पीछे वाली चीजें स्पष्ट दिखाई देती है ना। ये क्या करता है, प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा बनाता है ना। तो इसका उपयोग कहां हो जाएगा, वाहनों में क्या होता है, हेडलाइट के रूप में करते हैं। नहीं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाहनों में जो हेडलाइट होता है, वाहनों में जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में हम लोग समतल दर्पण क्यों नहीं लगाते, क्योंकि समतल दर्पण क्या करता है, सीमित एरिया के चित्र को भेजता है, कवर करता है ना, कैच करता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, ज्यादा क्षेत्रफल को क्या करता है, कवर करता है ना, इस कारण से ऐसा होता है। तो ऐसे उपयोग इनका थोड़ा सा आप देख के रखेंगे, कुछ उपयोग खुद से देख लेंगे।
फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। क्या है अगला टॉपिक आपका होता है चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी होता है। गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी ये क्या होता है? चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको जब इसके न्यूमेरिकल्स लगाना होगा, न्यूमेरिकल लगाने में क्या होता है, चिन्ह परिपाटी का बहुत ज्यादा यूज होता है। न्यूमेरिकल जब हम लोग लगाएंगे तो चिन्हों को ध्यान रखेंगे। इसमें जो होता है चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जितनी भी दूरियां हम लोग लेते हैं सभी दूरियों का मापन हम लोग कहां से करते हैं, ध्रुव से करते हैं, दर्पण के ध्रुव से करते हैं। तो पहला इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी में पहला पॉइंट क्या आएगा, सभी दूरियों को कहां से मापेंगे, दूरियों को गोली दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। गोली दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, गोली दर्पण के ध्रुव से मापेंगे हम लोग, ध्रुव से मापेंगे। ये तो पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो अवतल होता है, अवतल दर्पण रहे या तो क्या रहे आपका उत्तल दर्पण रहे, उत्तल दर्पण सभी दूरियों को हम लोग कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। इनका एक पोल होता है, ध्रुव होता है, ध्रुव से मापेंगे ना। इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर मापी जाती है, मान लो सी है, ये मुख्य अक्ष हुआ, इसका सी क्या होगा, इधर होगा, ये इसका मुख्य अक्ष होगा। जो दूरियां ऊपर मेजर करेंगे मापेंगे वो धनात्मक होंगी, जो दूरियां नीचे हम लोग क्या करेंगे मुख्य अक्ष के नीचे मापेंगे वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक, ली गई दूरियां धनात्मक होंगी, ठीक। और मुख्य अक्ष के नीचे तथा मुख्य अक्ष के नीचे क्या होगा, मुख्य अक्ष के नीचे दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक, नीचे दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। अब एक चीज देखो, जो बिंब होता है, बिंब हमेशा ऊपर रहता है, उसका मुख ऊपर रहता है इसलिए बिंब की दूरी क्या होगी, सदैव धनात्मक होगी। अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब का मुंह कहां होता है, ऊपर होता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब होगा तो उसकी भी लंबाई, दूरी में लंबाई, जो बिंब होगा, बिंब की लंबाई हमेशा धनात्मक होगी। अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो भी सीधा होता है, उसकी भी लंबाई क्या होगी, धनात्मक। अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वो क्या होगा, उल्टा होता है, इसलिए उसकी लंबाई क्या लेंगे हम लोग, ऋणात्मक लेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां। देखिए आपतित किरण हमेशा क्या होता है, बाएं तरफ से डाला जाता है ना, ये रूल होता है कि सदैव किरणें क्या होती है, बाएं तरफ से ही डाली जाती है। जो रूल बने हुए हैं बाएं तरफ से किरणों को डाल करके ही बना हुआ है। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, मान लीजिए हम लोग कोई दूरी यहां से मापेंगे, जो दूरी इधर की तरफ मापेंगे ना, जो दूरी इधर की तरफ मापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में इधर जो मापेंगे वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी की दिशा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी, मापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, इधर को मापी गई दूरी, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी, मापी गई दूरी क्या होगी, वो ऋणात्मक होगी ना, ऋणात्मक। देखिए जो रेज चलती है, किरणें चलती हैं, हमेशा कहां, बिंब से चलती हैं।
यानी जो बिंब की दूरी होगी, ध्रुव से जो बिंब की दूरी होगी, बिंब की दूरी को हम लोग यू अक्षर से बताते हैं ना। बिंब की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब जो बनता है, देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कभी भी नीचे नहीं, वास्तविक नहीं बनता है। फिगर गलत था लेकिन समझाने के लिए आपको बताया गया था। जो प्रतिबिंब होता है, मान लो कि प्रतिबिंब कहाँ है, इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पे कहीं बन रहा है, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो v अक्षर से लिया जाता है। बिंब की दूरी को u अक्षर से, प्रतिबिंब की दूरी को v अक्षर से लिया जाता है ना। देखिए बिंब की दूरी क्या होगी u और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी v। तो याद रखेंगे कि बिंब हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बिंब जो होता है हमेशा क्या होगा, u का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो v होता है। तो जब इधर को मेजर करेंगे हम लोग, इधर प्रतिबिंब बनेगा, ध्रुव के बाईं तरफ बनेगा प्रतिबिंब, वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। और जो अवतल दर्पण आपका होता है, देखिए ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, देखिए अवतल दर्पण का, ये अवतल दर्पण हुआ, इसका जो बताया गया था डेफिनेशन याद करिए, पीछे वीडियो में बताया गया है। इसका जो फोकस होता है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक, इधर लिया जाएगा ना। तो अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, दूरी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक। तथा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस याद करिए, जब अवतल दर्पण हम लोग बनाए थे तो इसमें क्या हुआ था, इसका जो किरण इधर गई थी, जहां ये काटती पड़ती थी, फोकस था इसका ना। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है आपका, ये ध्रुव से किधर मापेंगे, इधर की दिशा मापेंगे, ये क्या होगा, धनात्मक होगा, ये धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी कैसी होगी, धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी, फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो याद रखेंगे इन सब चीजों को, हमको सवाल लगाने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे ये ना। दूरी धनात्मक होगी। तो इस तरह से क्या हुआ, ये चिन्ह परिपाटी था इसका ना। अगर चिन्ह परिपाटी आप सही से अप्लाई करोगे तभी आपका न्यूमेरिकल आएगा ना। चिन्ह परिपाटी सही से अप्लाई नहीं होगा तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फार्मूले जो आए थे, फार्मूला क्या आया था, ये फार्मूला आया था F बराबर कितना, r/2, बकता त्रिज्या बटे 2। बकता त्रिज्या दिया रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, बकता त्रिज्या का आधा कर देंगे, हमको क्या निकल जाएगा, फोकस दूरी निकल जाएगा। फिर आता है गोली दर्पण का सूत्र ना। अब देखो जो गोली दर्पण का सूत्र है वो आपको ड्राइव नहीं करना है ना, तो आपके 10 के बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा, इसका ड्राइवेशन नहीं पूछा जाएगा, निगमन नहीं पूछा जाएगा इस सूत्र का। खाली सूत्र को हमको ध्यान में रखना है। सूत्र ध्यान में रखेंगे तो सूत्र से ही काम आपका बन जाएगा ना। तो गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तन का सूत्र या गोली दर्पण का सूत्र भी कहा जाता है। गोली दर्पण का सूत्र, गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v और प्लस होता है 1/u। यह क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी किसका, दर्पण का, फोकस दूरी। और v क्या हो गया, v हो गया ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो गया, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो गया। फिर u क्या होता है, u आपका होता है ध्रुव से बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, बिंब, इसको वस्तु भी कहा जाता है ना, बिंब की दूरी हो जाता है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप ना, ये दर्पण का सूत्र होता है ना। उसके बाद होता है गोली दर्पण के आवर्धन का सूत्र। तो गोली दर्पण का आवर्धन होता क्या है, गोली
दर्पण का आवर्धन आपसे पूछा जाएगा। गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाएगा। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन ना, गोलीय दर्पण का आवर्धन। मैग्निफिकेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर ना। गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन के लिए क्या करेंगे आप लोग याद करके रखेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को, बिंब की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं ना। गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। तो ध्यान में रहेगा इतना चीज, आवर्धन कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको ध्यान में रखेंगे, हो सकता है एक नंबर में पूछ ले। आवर्धन हम लोग लिख सकते हैं इसलिए आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे हो जाएगा बिंब की लंबाई। समझ में आया? अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी बुक में I/O लिखा गया नहीं। I माने हो गया कि लेंथ ऑफ इमेज ना, और O मीन्स हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग मैग्निफिकेशन कह देते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर रहेगा तो कट जाएगा ना, तो कट जाते हैं वो। अब ये तो I/O हो जाता है। अगर मान लीजिए यदि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। प्रतिबिंब जो वास्तविक होता है हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा। जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो निश्चित हो क्या होगा? निश्चित ही वो मुख्य अक्ष के क्या होगा? नीचे होगा। जब मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो आई का मान क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव लेंगे। और बिंब तो हमेशा ऊपर होता है ना, तो यानी ये धनात्मक होगा, ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यदि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, यदि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, तो जो आपका आवर्धन होगा ऋणात्मक होगा। तो आवर्धन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। ध्यान रखेंगे इसको, आवर्धन ऋणात्मक होगा तो आवर्धन क्या हो जाएगा? आपका ऋणात्मक होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे नहीं। और अगर क्या होगा, यदि क्या हो जाए प्रतिबिंब वास्तविक ना हो, आभासी हो। जब प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है ना, सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी कि I का मान भी धन, O का मान भी धन, यानी M भी क्या होगा? धन होगा। I भी धन, O भी धन, दोनों धन M भी धन होगा। तो यदि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक आभासी है। यदि प्रतिबिंब आभासी है, यदि प्रतिबिंब आभासी है ना, आभासी है, यदि प्रतिबिंब आभासी है तो प्रतिबिंब अगर आभासी होगा तो आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो आवर्धन धनात्मक होगा। अब देखिए इसमें एक नंबर आपसे पूछा जाता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने किसी गोलीय दर्पण का आवर्धन जो है -3 है। बस समझ में आ रहा ना? किसी गोलीय दर्पण का आवर्धन -3 है, यानी ऋणात्मक है। तो बताइए जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा कि आभासी होगा? क्या होगा? तो देखो जब आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है। आवर्धन ऋणात्मक है, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा ना। और अगर ये कहा जाता आवर्धन 3 है, आवर्धन 3 है, मतलब आवर्धन क्या हो गया? धनात्मक हो गया। जब आवर्धन धनात्मक हो गया, निश्चित प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा।
तो आवर्धन अगर धनात्मक होगा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। देखो यदि क्या हो जाए, यदि बिंब की लंबाई कितना हो y1 तथा प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो y2 हो, यदि प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो y2 हो, यदि बिंब की लंबाई y1 प्रतिबिंब की लंबाई y2 हो, बिंब की लंबाई y1 प्रतिबिंब की लंबाई y2 हो, तो आवर्धन m बराबर हो जाएगा, आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब कितना है y2 बटे कितना हो जाएगा y1 बराबर, इसको हम लोग लिख देते हैं माइनस बी अपान कितना हो जाएगा u, माइनस बी अपान u हो जाएगा ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन का फार्मूला तैयार कर लेते हैं ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, यानी गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने क्या देखा, चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने देखा कि जितनी भी दूरियां मापा जाता है, कहां से मापा जाता है, गोली दर्पण के कहां से, ध्रुव से मापा जाता है, नहीं ध्रुव से मापा जाता है। जो दूरियां हम लोग क्या करते हैं, जो दूरियां हम लोग मुख्य अक्ष, जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां मापते हैं वो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां होती है, लंबाइयां होती हैं, वो क्या होगी, ऋणात्मक होगा। मान लीजिए दर्पण है, मान लीजिए उत्तल दर्पण है, तो इसका ये ध्रुव होगा, बीच में ध्रुव होगा, तो इधर से किरणें आएंगी, नहीं बिंब इधर होगा क्योंकि परावर्तक तल इसका इधर है, परावर्तक तल देखिए, परावर्तक तल इधर है, तो जो बिंब से किरणें आएंगी इधर से आएंगी, तो वो क्या होगा बिंब की दिशा, देखो सॉरी आपतित, जो आपतित किरण है ना, आपतित किरण जो है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी नापेंगे वो क्या होगा, ऋणात्मक। आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी मापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा ना। तो इतनी चीजों को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और अवतल दर्पण का, अवतल गोली दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, देखिए अवतल ऐसे होता है, नहीं इसका फोकस इधर होगा, इसका फोकस इधर होगा, तो निश्चित क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बाई तरफ है ना, बाई तरफ दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण जो होता है ऐसा होता है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, इसका फोकस इधर होगा, यानी दाहिनी तरफ नापेंगे, ध्रुव से दाहिनी तरफ जाएंगे, तो इसकी दूरी क्या होगी, फोकस दूरी धनात्मक होगी ना। तो इतनी चीजों को आप ध्यान में रखोगे। तो आगे वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल इसमें इसको रोकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इन सब चीजों पे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कैसे हम लोग चिन्हों का उपयोग कर रहे हैं, और साथ साथ आप भी क्या करेंगे, उनको उनका अभ्यास करेंगे ना। जब उनका अभ्यास करेंगे तो आपका भी जो क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है बहुत बच्चों का बड़ा वीक होता है ना। वीक इसीलिए होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, सही से चिन्ह परिपाटी को फॉलो नहीं करते हैं ना। तो चिन्ह परिपाटी को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित आपका न्यूमेरिकल क्या होगा, सही होगा। और जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, तो आपको नंबर पूरा आने का कोई चांस नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप नंबर बढ़िया स्कोर कर सकें, तो नंबर स्कोर बढ़िया कर सकें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चिन्ह परिपाटी को ध्यान से समझना पड़ेगा। जो हम न्यूमेरिकल बताएंगे, न्यूमेरिकल में किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद खुद से उसको ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, आप परफेक्ट बनेंगे ना। तभी आप क्या होता, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अच्छा स्कोर मेरा तो ख्याल है सब बच्चों को करना चाहिए, अच्छा स्कोर करें, क्योंकि 10th जो है, 10th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका बेस है। यहाँ अगर आप सही काम कर लेते हैं तो आगे वाले जो क्लासेस आएंगे आपके लिए इजी होते जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे आप क्या हुए, स्कोर बढ़िया नहीं कर पाए, बढ़िया आप अभ्यास नहीं कर पाए, बढ़िया से पढ़ नहीं पाए, तो आगे के लिए थोड़ा सा आपका स्ट्रगल क्या होता है, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आप क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, समझ करके थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद कल फिर न्यूमेरिकल देखते हैं, अगले वीडियो में फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।